इंडिया साइज एंड लोकेशन, भारत आकार और स्थिति। यह 9th क्लास में पहला चैप्टर है और 11th क्लास की जो बुक है इंडिया वाली उसमें भी पहला चैप्टर है। तो 9th 11th दोनों क्लास के लिए स्पेशल रूप से फ़ायदेमंद है। जहाँ तक लोकेशन या स्थिति की बात आती है तो इसमें देखिए लिखा रहता है 8 डिग्री 4 मिनट्स। ये क्या चीज़ लिखा गया है, ये वाला 4 मिनट्स है नॉर्थ लैटिट्यूड से 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ लैटिट्यूड। हिंदी में 8 अंश 4 मिनट है चीज़ है, यह अंश का मिनट का। उत्तरी अक्षांश से 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ऐसे इधर लॉन्गिट्यूड देशांतर में तो 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट लॉन्गिट्यूड से 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट लॉन्गिट्यूड। हिंदी में 68 अंश 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर। यह मिनट मतलब घंटा मिनट वाला मिनट नहीं है, यह अंश मिनट, यह लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के रेफरेंस में है। ठीक है, अब जैसे इस बुक में यहाँ देख ले मैप में, इधर नीचे यहाँ पर है यह अक्षांश ऐसे आते हैं ना, हॉरिजॉन्टल जाती है, बेड़े बेड़े खींची गई रेखा अक्षांश है। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा है 8 डिग्री। तो यहाँ 8 डिग्री से लेकर के ऊपर चले जाइए मतलब नॉर्थ में, तो यहाँ आ जाएगा आपका 37 डिग्री तक नॉर्थ लैटिट्यूड। ठीक, इसका तो उत्तर से दक्षिण में हो गया इसका विस्तार। अब ईस्ट टू वेस्ट चलेंगे, पूरब से पश्चिम, तो ये क्या हो जाएगा 68 इधर पड़ेगा, 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से लेकर के इधर पूरब चलेंगे तो 97 डिग्री 25 मिनट्स यह पड़ेगा पूर्वी देशांतर। मतलब इधर यह किसका हो जाएगा पूरब पश्चिम, इसका विस्तार हो जाएगा 68 डिग्री पूरब से लेकर के 97 डिग्री पूरब तक इसका हो जाएगा विस्तार। ठीक है, तो होगा अक्षांशीय विस्तार मतलब नॉर्थ टू साउथ, और देशांतरी विस्तार हो गया इसका आपका। ठीक, यह हो गया आपका। इसका कोई शेप पूछा था, इंडिया का शेप कैसा है, तो इसको कहते हैं चतुष्कोणीय। ठीक है, टेट्राहेड्रल, एक कंपटीशन वर्ड आता कि व्हाट इज शेप ऑफ इंडिया, भारत का आकार कैसा है, तो टेट्राहेड्रल चतुष्कोणीय आकार। देखिए लगभग बराबर है लंबाई, क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी लंबाई और चौड़ाई लगभग बराबर है। अब दूसरा आता है एरिया। देखिए 9th क्लास की बुक में 2 जगह लिखा है, इंग्लिश वाली बुक में लिखा गया है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, हिंदी मीडियम वाली बुक में लिखा गया 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। अब दोनों में सही क्या है, कन्फ्यूजन हो जाता है, 3.28 सही है या 32.8 लाख सही है, दोनों सही है। जब इसको मिलियन में बदलेंगे तो 3.28 मिलियन होगा, इसी मिलियन को जब लाख में बदल देंगे तो सेम एरिया है, गलत नहीं है, तो जाएगा 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। और क्षेत्रफल के आधार पर एरिया के बेस पर भारत का पूरे विश्व में 7वां स्थान है, और परसेंटेज लिखा है 2.4%। ठीक, ये तो होगा इसके किस आपका लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल स्टेट के बारे में, अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार के बारे में और एरिया के बारे में। फिर आपके बुक में दिया गया है कि भारत के पूरब और पश्चिम, मैं मालूम ना, उत्तर नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ठीक, पूरब अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम में गुजरात के समय में 2 घंटे का अंतर होता है, आपके बुक में लिखा गया है। ठीक, मतलब पूरब और पश्चिम के समय में 2 घंटे का अंतर आता है। अब बातें आती घड़ी में तो ऐसा होता नहीं, अभी समय जो भी टाइम हो अब जिस समय अभी आप मिलाइए तो अरुणाचल वाले में सेम टाइम होगा, गुजरात में भी सेम टाइम घड़ी बताता है, तो फिर आपकी बुक में क्यों लिखा गया 2 घंटे का अंतर होता है? क्या बुक गलत है? बुक बिल्कुल सही है, 2 घंटे का अंतर वास्तव में होता है। समय 2 तरफ होता है, हमने आपके एक वीडियो में बताया भी है, नोट अभी फिर भी नोट कर लिए। एक है लोकल टाइम, लोकल स्थानीय समय, एक समय होता है स्थानीय समय, दूसरा होता है स्टैंडर्ड मानक समय, स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, ये होता है मानक समय। अब स्थानीय और मानक क्या चीज़ है? स्थानीय का मतलब जैसे आप इस समय कहीं भी हो, मान लीजिए पंजाब में है, उत्तर प्रदेश में था, कर्नाटक में था, मतलब कहीं पर भी हैं, ये यहाँ का जो असली समय हो रहा है
वह क्या है, स्थानीय समय। तो फिर मानक समय की जरूरत क्यों पड़ी? आपके बुक में क्वेश्चन भी है, चैप्टर लास्ट में क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के समय में 2 घंटे का अंतर होता है, क्यों? ऐसा क्यों होता है? तो इसका आंसर भी जान लीजिए। नंबर 1, तो यहाँ का जो आपका देशांतरी विस्तार है 97 तक है। दूसरा यहाँ पर 68 शुरू हो रहा है। तो पहले समझिए 2 घंटे का अंतर क्यों है, बाकी बात बताते हैं आपको हम। अब हमने पूरब में कितना बताया, 97। पश्चिम में उधर आप चाहिए पश्चिम में तो 68 यहाँ पर है, ठीक है। इसका मतलब होगा 68 से 97। और एक चीज़ नोट कर लीजिए, हमने एक वीडियो में आपको बताया भी है कि स्थानीय समय और मानक समय कैसे निकालते हैं। एक देशांतर पर 4 मिनट का अंतर होता है। ध्यान रखिए, टाइम का कैलकुलेशन लॉन्गिट्यूड देशांतर से होता है, अक्षांश से नहीं किया जाता है, ठीक है। और एक देशांतर मतलब एक लॉन्गिट्यूड पर कितना मिनट अंतर होता है, 4 मिनट। तो अब इसका दोनों का डिफरेंस निकालिए, 97 और 68, तो 20 पॉइंट सब कुछ आएगा, ठीक है। अब इसको मान लेते हैं हम लगभग 30। अगर 97 अंश और ये है माइनस कर दिए 68 डिग्री 7 मिनट, तो इसको लमसम चलिए मान लेते हैं 30 मान लेते हैं, ठीक है। 30 देशांतर, 30 लॉन्गिट्यूड, ठीक है, इतना मान लेते हैं अंतर आ गया, ठीक। अब हमने बताया कि एक देशांतर एक लॉन्गिट्यूड पर कितना अंतर पड़ता है, 4 मिनट। तो 30 पर कितना आ जाएगा, 30 मल्टीप्लाइड बाई 4 बराबर 120 कितना हो जाएगा, मिनट्स, ठीक है। और इसको जब घंटे में बदलेंगे तो बराबर कितना आ जाएगा, 2 आवर्स, 2 घंटे, ठीक है। क्लियर समझ में आ गया कि जो लिखा गया आपके बुक में गलत नहीं लिखा गया है, ये कि यह अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर, अरुणाचल और गुजरात यहाँ पर के समय में 2 घंटे का अंतर होता है। तो अब क्वेश्चन भी दिया गया आपके चैप्टर लास्ट में 2 घंटे का अंतर होता है, लेकिन क्यों होता है अब आप समझ में आ गया। 1 मिनट पर या एक देशांतर, 1 मिनट नहीं बल्कि एक देशांतर पर 4 मिनट का अंतर होता है। तो डिफरेंस 30 का है, तो 30 देशांतर पर 30 × 4 बराबर 120 मिनट का अंतर आ जाएगा। अब तो बात आ गई, ये क्लियर हो गया कि भारत के पूरब और पश्चिम में मतलब अरुणाचल और गुजरात के समय में 2 घंटे का अंतर होता है, ये सही बात है, ठीक है। लेकिन ये अंतर होता क्यों है? और एक क्वेश्चन और दिया गया है कि भारत में वाई डू वी नीड स्टैंडर्ड मेरिडियन इन इंडिया, हिंदी में भारत में मानक मध्याह्न रेखा की आवश्यकता क्यों है, ठीक है। अब आप इस मैप से समझिए, यहाँ से चले और यहाँ तक आने में 2 घंटे का अंतर है। मान लीजिए कोई जहाज़ यहाँ से 9 बजे उड़ा और 1.5 घंटे बाद यहाँ पहुँच जाएगा, तो 9 बजे उड़ा और 1.5 घंटे बाद पहुँचेगा, तो यहाँ कितने बजे पहुँचेगा? पहुँचना चाहिए तो 10:30 बजे, ठीक है। लेकिन यहाँ तो 2 घंटे का अंतर है, यहाँ तो 8:30 बजे पहुँच जाएगा। तो समय में बहुत दिक्कत आएगी, काफ़ी कैलकुलेशन आएगी, ठीक है। क्वेश्चन है ना कि मानक मध्याह्न रेखा या मानक समय की ज़रूरत क्यों पड़ती है, वाई वी नीड स्टैंडर्ड मेरिडियन और स्टैंडर्ड टाइम। अब देखिए 2 घंटे का अंतर आने से बहुत सी समस्याएं आएंगी, इसलिए क्या किया गया कि यह माना गया कि जो भारत के बीचों बीच जो रेखा जा रही हो, ठीक है, भारत के जो बीचों बीच रेखा जा रही हो, रेखा कौन है? देशांतर रेखा, लॉन्गिट्यूड, ठीक है। इसको मानक स्टैंडर्ड मान लिया जाए कि इस रेखा पर जो टाइम होगा वही पूरे देश का टाइम होगा, ठीक है। तो अब इसमें देखिए किस रेखा को माना गया, 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट लॉन्गिट्यूड, पूर्वी देशांतर को भारत की मानक मध्याह्न रेखा या मानक या उत्तर रेखा का माना गया। इसका मतलब इस रेखा पर जो समय होगा वही पूरे देश का समय माना जाएगा। इसीलिए आप देखिए टाइम लिखा था IST, ठीक, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारतीय, हिंदी में हो जाएगा भारतीय मानक समय, ठीक। ये आपकी घड़ी का जो टाइम है वह किसी स्थान का लोकल टाइम नहीं है, बल्कि वो क्या है, स्टैंडर्ड टाइम है। तो ये आप जो घड़ियों में समय देते हैं, टीवी में देते हैं, वह स्टैंडर्ड टाइम है। स्टैंडर्ड टाइम का मतलब जो इस रेखा पर का समय माना गया है वही समय स्टैंडर्ड टाइम है, वही पूरे देश का समय माना गया है। चूँकि ये माना गया इसलिए क्या कहते हैं, मानक समय। ये क्लियर हो गया। आपके 2 प्रश्नों का उत्तर मिला।
एक तो यहाँ भी कन्फ्यूजन होता था एरिया में, दूसरा अरुणाचल और गुजरात के टाइम में कितने 2 घंटे का अंतर क्यों होता है, तीसरा है कि भारत में मानक मध्य रेखा की ज़रूरत क्यों है। ठीक है, एक और जानने लिखा है कि जब उत्तर इधर देखिए भूमध्य रेखा से जब उत्तर चलेंगे, ठीक है, मतलब अक्षांश के सहारे, इसमें दिन और रात का समय में अंतर पड़ता है। जितना इक्वेटर भूमध्य रेखा के पास होंगे वहाँ पे दिन रात के समय में अंतर कम पड़ेगा। जैसे जैसे नॉर्थ में चले जाएंगे वैसे दिन और रात के समय में अंतर बढ़ता चला जाता है। ठीक, और देशांतर से क्या मालूम किया जाता है, टाइम मालूम किया जाता है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आता है आपके क्वेश्चन में है भारत के पड़ोसी देश, नेबर्स ऑफ इंडिया, भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। ठीक है, इसमें कम साफ साफ दिखाई पड़, आपको हम एक और दिखा देते हैं। मैं अब भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, नेबर्स ऑफ इंडिया। अब ऐसे देखें, देखिए पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, ठीक, श्रीलंका, साउथ में मालदीव भी है। अब ऐसे भी लिख सकते हैं आप, उत्तर आपका सही होगा, लेकिन बहुत अच्छा आंसर नहीं माना जाएगा। ठीक है, अच्छा आंसर लिखने के लिए कैसे लिखेंगे, देखिए प्रेजेंटेशन बेस्ट कैसे होगा। हम लिखा, आप लिखिए पहले हेडिंग है ईस्ट, मतलब पूरब में कौन कौन से देश हैं, फिर क्या लिखना है वेस्ट, पश्चिम में कौन कौन से देश हैं, फिर लिखिए नॉर्थ, उत्तर में कौन कौन देश हैं, फिर लिखिए साउथ, दक्षिण में कौन से, तब आपका जो प्रेजेंटेशन आंसर होगा तो बेस्ट आंसर होगा। अब जो देखिए जब ईस्ट पूरब में कौन कौन से देश हैं, अब यहाँ लिख देंगे कौन सा देश दिखाई पड़ा है, म्यांमार, दूसरा बांग्लादेश। ठीक है, अब दूसरा क्या है वेस्ट, पश्चिम में कौन कौन से देश हैं, पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है। किसी किसी बुक में अफ़गानिस्तान नहीं लिखा रहता है क्योंकि यहाँ पर जो इलाका देख रहे हैं थोड़ा सा डिस्प्यूटेड है, लेकिन आप लिखेंगे पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान। ठीक है, अब देखिए यहाँ लिखा नॉर्थ, उत्तर में कौन कौन से देश हैं, चीन हो गया, चाइना, नेपाल और भूटान। ठीक है, फिर इसके बाद है साउथ, दक्षिण में कौन कौन से देश हैं, इधर देखिए श्रीलंका, एक मालदीव भी लिखा है बुक में। इधर वर्ल्ड वाले मैप देखिए, इधर आई बुक में, इधर देखिए एक मालदीव भी है। भारत से चूँकि काफ़ी दूरी पर है इसलिए किसी किसी बुक में मालदीव को लिखा था, किसी बुक में नहीं लिखा था। तो साउथ में एक श्रीलंका हो गया, दूसरा हो गया मालदीव। ठीक है, तो क्यों नहीं लिखा था मालदीव कभी किसी किसी बुक में, क्योंकि काफ़ी दूरी पर है। तो भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं समझ में आ गया आपको। ठीक है, अब अगला देखिए आप, एक शब्द है पाक जल संधि, पाक स्ट्रेट, व्हाट इज, देखिए क्या लिखा है पर क्या लिखा है पाक स्ट्रेट, दिखाई पड़ रहा है, हिंदी में लिखा है पाक जल संधि या पाक जल डमरू मध्य, ये क्या चीज़ है। ठीक है, व्हाट इज पाक स्ट्रेट, हिंदी में लिखा था पाक जल डमरू मध्य या पाक जल संधि, ये क्या चीज़ है। तो व्हाट इज स्ट्रेट जल डमरू मध्य क्या है। अब देखिए यह जल संधि क्या है, इधर बड़ी जली भाग है, इधर भी जल वाला भाग, हमारी वीडियो में और क्लियर किया, हमने एक वीडियो इसका अलग से भी बनाया है। इधर जब दो बड़े जल राशि वाटर बॉडीज को पतला सकरा मिलाता है, जल मिलाता है, जल का ही है, तब इसको बोलते हैं स्ट्रेट जल संधि। अब यह होता किसके किसके बीच में है, आपकी बुक में लिखा है भारत और मन्नार की खाड़ी, लिखा है 9th क्लास में। ठीक, मन्नार खाड़ी देखिए यहाँ पर है, ये मन्नार की खाड़ी, यहाँ देख रहे हैं मन्नार की खाड़ी यहाँ पर है। तो भारत और मन्नार की खाड़ी बुक में लिखा आपके, लेकिन आप लिख लीजिए भारत और श्रीलंका के बीच में है। पाक जल संधि, पाक स्टेट भारत और श्रीलंका के बीच में है। मन्नार खाड़ी भले लिखा है, मन्नार खाड़ी श्रीलंका में ही है। ठीक है, आप लोग गलती क्या करते हैं इसमें, जनरली पाक मतलब इधर पाकिस्तान से समझ लेते हैं, जब यहाँ पाकिस्तान से इसका कोई भी लेना देना नहीं है। तो अब आप समझ गए पाक जल संधि, पाक स्टेट इज बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच में है। ठीक है, अब आप बुक में एक क्वेश्चन और भी देख, चैप्टर लास्ट में, इसमें बीच में तो उतना क्लियर नहीं किया गया है, लेकिन चैप्टर लास्ट में एक क्वेश्चन पूछा गया है, एडवांटेज ऑफ सेंट्रल लोकेशन ऑफ इंडिया इन इंडियन ओशन, हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति के क्या लाभ हैं। इसके बारे में बहुत डिटेल तो बुक नहीं दिया, लेकिन क्वेश्चन आपकी बुक में है। अब देखिए इधर आ जाइए वर्ल्ड वाले मैप पे इस चीज़, अब देखिए यहाँ पर आइए, भारत कहाँ पर है, ये आपका यह पूरा है भारत। ठीक है, ये इतना ही भारत है, यह इंडियन ओशन, क्या लिखा है इंडियन ओशन, हिंद महासागर। ठीक है, इसके लगभग सेंटर में है,
बीच में है, ठीक है। यही क्वेश्चन आता है कि बीच में है, जो सेंटर भारत की लोकेशन है, इंडिया की लोकेशन, इसका भारत को फ़ायदा क्या हो रहा है, ठीक है। अब इसे देखिए, यहाँ रूट्स दिखाई गया। अब यहाँ ए तो देखिए इधर पहला फ़ायदा क्या है, इधर से देखिए जितने भी जैसे मुड़ करके आ जाइए तो इसी रूट्स आ जा रहे हैं, इधर इधर जा रहे हैं, ठीक। देशों को देख रहे हैं, यहाँ से आकर के ऑस्ट्रेलिया में आ जा रहा है, इधर जो पूर्वी एशिया के देश हैं इधर इसको सब जोड़ रहे हैं। यहीं से समुद्री मार्ग ऐसे जा रहा है, ठीक है। फिर पनामा नहर से होते हुए, ठीक है, ऐसे जाते फिर मुड़ करके चला जा रहा है पूरा आपका यूरोप कॉन्टिनेंट तक। मतलब इसका फ़ायदा हुआ, नंबर एक व्यापारिक होता फ़ायदा हुआ, ठीक है। ये कॉमर्शियल है, ट्रांसपोर्ट में है, देख रहे यहीं से आपके इधर भी सी रूट चला आ रहा है, हर तरह से आपका जलमार्ग से जुड़ गया है। चाहे यूरोप महाद्वीप देश हो, अफ्रीका हो, चाहे एशिया के पूर्वी देश हो, चाहे पश्चिमी देश हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, सबसे जुड़ गया, आसानी से जुड़ गया, ठीक है। इधर सही चलाता है। नंबर 2, एयर रोड भी हर जगह अच्छे हैं, लेकिन मेन चूँकि इंडियन ओशन के संदर्भ इसलिए जान लीजिए। इसमें आप देखिए यहाँ पर एक बॉम्बे हाई में समुद्र, यहाँ पर समुद्र में से पेट्रोलियम निकाला जाए भारत में, तो इधर जो किनारे इस समय समुद्र में बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, भारत ज़्यादा रिसोर्स ले सकता है इसमें, ठीक है। यहाँ से मिल जाएगा इसको टाइडल एनर्जी, समुद्र का किनारा तो इसको टाइडल ज्वारी ऊर्जा मिल जाएगी इसको। फिशरीज, मत्स्य मछली पकड़ने के लिए भारत के लिए फ़ायदेमंद हो जाएगा, ठीक। इसके अलावा वर्षा होने में सहायता करता है, जो भारत में मानसूनी वर्षा होती है इधर इंडियन ओशन के नाते ही वर्षा होती है। तो कई फ़ायदे हो गए कि मतलब होगा हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति के क्या क्या फ़ायदे हुए। ये तो ट्रांसपोर्ट देख लिया आपने, चाहे समुद्री मार्ग हो चाहे, ठीक है। दूसरा क्या है, खनिजों के लिए है। तीसरा मछली पालन के लिए है। चौथा ज्वारी ऊर्जा के लिए है। फिर पांचवा क्या है, वर्षा के लिए फ़ायदेमंद है। सेफ्टी पॉइंट से भी ठीक है, ठीक। इतने सारे फ़ायदे हो गए। अब क्लियर समझ में आ गया आपको, ठीक। आपका दिन मंगलमय हो।